हेलो स्टूडेंट्स, किड्स गार्डन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 का साइंस का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। देखिए, हमारा जो फर्स्ट लेसन है हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो हमारे चारों ओर के या आसपास के जो पदार्थ हैं आज हम लोग उसी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर हम लोग अपने आसपास नज़र दौड़ाते हैं चारों तरफ तो हम लोग को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जो देखने को मिलती है, तो क्या सारी चीज़ें सिमिलर है, एक जैसी हैं? नहीं, किसी का रंग अलग है तो किसी की आकृति अलग है, सब कुछ मतलब किसी ना किसी में किसी का बनावट अलग है। तो इस तरह से सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। ठीक है, अब है कि जो चीज़ें हैं वो आखिर बनी किससे हैं? वो किसी ना किसी चीज़ से तो बनी है, कोई सामग्री से बनी है। तो वो जिस सामग्री से बनी है उसी को पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, यानी जिस चीज़ से, जो कोई भी चीज़ें हैं वो जिस सामग्री से बनी होती है उसको पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे कि देखिए, हवा हम लोग देखते हैं जिसमें हम लोग श्वास लेते हैं। ठीक है, भोजन जो भी हम लोग खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी क्या है? पदार्थ हैं। ठीक है, सारे पदार्थ हैं ये सब। ठीक है, तो देखिए, पदार्थ जो हैं, तो आखिर अगर हम लोग इसको समझें कि किसे, आखिर पदार्थ किसे कहेंगे। ठीक है, कैसे हम लोग किसी चीज़ को पदार्थ है या नहीं है, ये हम लोग कैसे उसको क्लासिफाई करेंगे, कैसे उसका वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, तो देखिए, पदार्थ होने के लिए दो कंडीशन उसमें होने चाहिए। पहला कंडीशन क्या है कि जो भी पदार्थ है तो उसमें पहला तो द्रव्यमान होना चाहिए। ठीक है, भार होना चाहिए उसमें, और दूसरा है कि वो उसमें आयतन होना चाहिए, यानी कि वो स्थान घेरना चाहिए उसको। ठीक है, आयतन मतलब कि स्थान घेरना। ठीक है, ये दो कंडीशन अगर जिस भी चीज में है तो वो क्या कहलाएंगे? पदार्थ कहलाएंगे। ठीक है, दो कंडीशन कौन कौन सी? पहला तो द्रव्यमान होना चाहिए, दूसरा उसमें आयतन होना चाहिए। ठीक है, तभी वो क्या कहलाएंगे? पदार्थ कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए, ये जो पदार्थ है इसको मूल 5 तत्वों में बांटा गया है। ठीक है, तो ये 5 तत्व कौन कौन से हैं? तो देखिए, पंच तत्व कहा जाता है, मतलब 5 तत्व। ठीक है, तो कौन कौन से हैं ये 5 तत्व? तो वायु है, पृथ्वी है, अग्नि, जल और आकाश। यही 5 तत्व जो है, इन्हीं पांचों से ही कोई भी चीज हम लोग जो भी देखते हैं वो इन्हीं पांचों में से किसी ना किसी चीज एक से बनी हुई होती है। ठीक है, उसके बाद चलिए, अब जो पदार्थ है तो हम लोग अब पदार्थ का थोड़ा गुणधर्म जान लें। ठीक है, तो पदार्थ जो है उसका कुछ भौतिक गुण होगा, कुछ रासायनिक गुण होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम लोग भौतिक गुण जानते हैं। ठीक है, कि पदार्थ के भौतिक गुण क्या है। देखिए, तो सबसे पहले उसके भौतिक स्वरूप के बारे में जानेंगे। तो पहला है कि पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बना होता है, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे कण से मिलकर के पदार्थ जो है वो बना होता है। ठीक है, देखिए, यहाँ पे बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधारा प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की सतत होते थे, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की कणों की तरह मिलकर बने हैं। यहाँ पे देखिए, एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया है कि यहाँ पानी लिया गया है और उसमें नमक या फिर चीनी को घोला गया है। कुछ टाइम तक देखें हम लोग कि जब पानी में हम लोग नमक या चीनी को मिला दिए तो वो चीनी और नमक का अस्तित्व ही खत्म हो गया। अब पानी में वो दिख ही नहीं रहा है, तो वो आखिर कहाँ चला गया? पानी से, है ना? तो देखिए, वो पानी से कहाँ चला गया? तो देखिए, जो चीजें थी, मतलब दो कंटेंट है वहाँ पे, एक तो पानी है, दूसरा आपका या तो आप नमक घोले या फिर चीनी घोले हैं। ठीक है, तो अगर वो कण से मिल करके बने हैं तो उसमें होता क्या है? देखिए, पानी का जो कण होता है उसके बीच में स्पेस होती है। ठीक है, जगह होता है उसके बीच में, मतलब एक कण से दूसरे कण के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है। तो उस स्पेस में जो है, जो मेरा ठोस है यानी कि चीनी या फिर नमक जो है, उसका जो कण है वो उस जगह जा करके उस जगह में घुस जाता है। ठीक है, और इस तरह से क्या होता है कि हम लोगों को लगता है कि चीनी जो है अब पानी में घुल गई है। ठीक है, तो यानी कि वो छोटे छोटे कण के रूप में विभाजित है, तभी तो वो जा करके उसके ब्लैंक स्पेस में जा करके घुस गई, नहीं तो वो घुस पाती? नहीं घुस पाती। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, वही इस जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू यही समझाया गया है कि जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में
समावेशित हो जाते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जो ठोस का जो कण है वो द्रव के कण के बीच में जो स्पेस होता है, ब्लैंक स्पेस, उसमें जाकर के वो घुस जाता है, जिसके कारण से नमक और चीनी, हम लोग कहते हैं कि नहीं अब तो नमक और चीनी घुल गया, ठीक है, शरबत तैयार हो गया। ठीक है, तो होता क्या है मेनली उसमें कि जो नमक के कण है वो जल के कणों के बीच में घुस जाते हैं, समावेशित हो जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं, देखिए आखिर कितना छोटा होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक एक्सपेरिमेंट किया गया, यहाँ बोल रहा है कि यहाँ पोटेशियम परमैंगनेट का 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोला गया है। ठीक है, इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकालकर 90 ml जल में फिर मिला दिया गया, और फिर क्या देख रहे हैं कि पानी फिर भी रंगीन हो रहा है। उस तरह से फिर थोड़ा सा निकाला, 10 ml फिर से निकाला, और फिर उसको 90 ml जल में घोल दिया, फिर भी देख रहा है कि पानी जो है रंगीन हो जा रहा है। तो यहाँ से देखिए ये जो एक्सपेरिमेंट है ये क्या शो कर रहा है कि देखिए यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टल से पानी की बहुत अधिक मात्रा भी रंगीन हो जाती है। ठीक है, तो सोचिए कि उसका इतना थोड़ा सा मात्रा भी पानी को रंगीन करता ही जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसका कण है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, जो कि पानी में डालने के बाद टूटता ही जा रहा है, क्योंकि उसके कण जो है वो विभाजित हो रहे हैं, तभी ना वो कलर कर पा रहा है। तो सोचिए उसके कण कितने छोटे हैं, जो कि इतनी थोड़ी मात्रा में हमने यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया और फिर भी पानी जो है वो कलरफुल होता ही जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कण जो है वो छोटे छोटे कणों में विभाजित हो रहे हैं, यानी बहुत छोटे छोटे उसके कण हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे पदार्थ के कणों के कुछ अभिलाक्षणिक गुण यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, देखिए अभिलाक्षणिक गुण इसके क्या हैं। तो यहाँ देखिए पदार्थ के कणों के बीच के रिक्त स्थान होता है। ठीक है, पदार्थ का जो कण होता है उसके बीच में खाली जगह होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ जो है, पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। मतलब कभी भी हम लोग वैसा दो चीज अगर मिलाते हैं और अगर देखते हैं कि वो एक दूसरे के साथ घुल गया है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि उन दोनों के बीच में स्पेस था, तभी वो एक दूसरे में समावेशित हो गए। ठीक है, तो ये बस यही शो कर रहा है कि कणों के बीच में जो है वो पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। ठीक है, अब उसके बाद है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी पदार्थ का जो कण होता है वो गति करता है। ठीक है, तो देखिए पदार्थ का कण गति करता है या नहीं करता है, यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट के द्वारा आपको बताया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए जैसे कि गति करता है, इसका एग्जाम्पल देने के लिए यहाँ पे देखिए, अगर आप एक अगरबत्ती है, ठीक है, अगरबत्ती जब मान लीजिए कि जला हुआ नहीं है, तो जैसे आप उसको हाथ में लेते हैं तो आपको थोड़ी थोड़ी स्मेल आती है, पर क्या आप जब दूर में कहीं अगरबत्ती को रख देते हैं बिना जलाए तो क्या आपको स्मेल आती है? नहीं आती है। पर उसी अगरबत्ती को जब हम लोग जला करके कहीं पर रख दिए और अगर हम लोग उससे दूर भी बैठे हुए हैं तो उसकी स्मेल जो है बहुत दूर तक फैल जाती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो वो अगरबत्ती है वो जिस भी कण से मिल करके बना है, तो वो कण जो है गति कर पा रहा है। ठीक है, और गति के कारण ही हमें दूर तक उसकी स्मेल आती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पदार्थ का जो कण है वो गतिशील होता है। ठीक है, लेकिन देखिए अब एक कंडीशन और है कि पदार्थ का कण गति तो करता है, सही बात है, लेकिन जब उसमें तापमान बढ़ जाता है, देखिए पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उसमें गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, और तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। क्योंकि देखिए अभी हमने जो अगरबत्ती का एग्जाम्पल दिया तो वो देखिए बिना जला जब था तो उसकी स्मेल बस जब पास हो रहे थे तभी आ रही थी, लेकिन जब हम लोग अगरबत्ती को जला दिए थे तो दूर से भी स्मेल आ रही थी। मतलब कि जब तापमान बढ़ता है तो कण की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और वहाँ भी वही हुआ, अगरबत्ती जब जल गई उसमें तापमान बढ़ा तो उसकी गतिज ऊर्जा तेज हो गई और तब जो है अगरबत्ती की स्मेल हमें दूर तक भी आने लगी थी। ठीक है, उसके बाद देखिए उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के अंतर्मिश्रित हो जाते हैं। ऐसे कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। देखिए दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। ठीक है, दो विभिन्न पदार्थ मतलब कि दो अलग अलग तरह के पदार्थ जब वे आपस में एक साथ घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, उनका मिलना ही क्या कहलाता है? तो विसरण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, पदार्थ के जो कण हैं वे एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। आकर्षण का मतलब एक दूसरे को अपनी ओर खींचना। ठीक है,
तो देखिए आकर्षण बल जो है तो उसके कारण से देखिए पानी, आप लोग देखे होंगे कभी नल चलाते होंगे तो आप लोग उसका पानी को काटने का प्रयास कीजिएगा। क्या आप उसको काट पाते हैं? देखिएगा आप काट करके कभी, तो आप देखिएगा कि हम लोग उसको काट नहीं पाते हैं। क्या होता है कि वो कटता नहीं है, फिर उसके बाद पानी अपने आप गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि उनके जो कण हैं तो उनके बीच में आकर्षण बल बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा आकर्षण बल के कारण ही हम उसको काट नहीं पाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उपरोक्त क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। ठीक है, कभी आप लोग देखिएगा कोई चीज़ को तोड़ने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो क्या होता है, कोई चीज़ जल्दी टूट जाता है, कोई चीज़ बहुत लेट से टूटता है। ठीक है, टूटने का तो टूटेगा ही, लेकिन होता क्या है, किसी में थोड़ा सा दम लगा है तो टूट जाता है, लेकिन किसी में बहुत ज़्यादा दम लगाने के बाद टूटता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी बॉन्डिंग यानी उसमें आकर्षण बल जो है, जिसमें ज़्यादा आकर्षण बल होगा उसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा तोड़ने में आपको, और जिसमें कम आकर्षण बल है तो वो जल्दी टूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आकर्षण बल ही काम करता है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए पदार्थ की अवस्थाएं, तो देखिए हम लोग जानते हैं मेनली जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें 3 ही अवस्थाएं मिलती है। कौन कौन सी? तो ठोस, द्रव और गैस। 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो पहला हमारा यहाँ पे देखिए ठोस अवस्था के बारे में है। चलिए हम लोग देखते हैं ठोस अवस्था को। देखिए यहाँ देखिए उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के। हम देख सकते हैं कि यहाँ देखिए कुछ चीज़ें दी गई है, चारों ओर पेंसिल घुमाकर इसके आकार बनाइए। कुछ चीज़ें यहाँ पे दी हुई है जैसे पेन, किताब, सुई और धागे का टुकड़ा। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है। तो हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार है। ठीक है, अगर किताब कहें, सुई कहें, धागा का टुकड़ा कहें, पेन कहें, तो ये क्या है, इनका आकार जो है एक निश्चित आकार है। ठीक है, और स्पष्ट सीमाएं हैं, स्थिर आयतन है। आयतन का मतलब वो एक निश्चित स्थान कवर करता है। ठीक है, मतलब अगर यहाँ हम उसको टेबल पर भी रखते हैं तो वो जितना स्पेस लेता है, अगर हम उसको कहीं और जा करके रखें तो वो उतना ही स्थान लेगा। ठीक है, ना कम ना ज़्यादा। तो उसका जो आयतन है वो स्थिर होता है। ठीक है, और उसकी जो संपीड्यता है वो नगण्य होती है। ठोस की संपीड्यता नगण्य होती है। देखिए संपीड्यता क्या होता है, तो देखिए कभी कभी हम लोग कुछ चीज़ देखते हैं जैसे स्पंज रहा या रबड़ का कुछ रहा, तो हम लोग देखते हैं हाथ से अगर हम लोग उसको दबाते हैं तो वो दब जाता है। ठीक है, और जहाँ हम लोग उसको दबाना बंद कर देते हैं, बल लगाना उसमें बंद कर देते हैं, तो वो फिर अपना जो पहले वाला कंडीशन है उसमें वो फिर से आ जाता है। ठीक है, तो वही है संपीड्यता का गुण। ठीक है, मतलब जो चीज़ दबाने से दब जाए और फिर जैसे हम लोग उसको दबाना छोड़ दें तो वो फिर अपनी जो पहले वाली कंडीशन है उसमें आ जाए, तो यही गुण संपीड्यता कहलाती है। ठीक है, तो यही संपीड्यता जो है ये ठोस में नगण्य होता है, मतलब नहीं होता है। ठीक है, नहीं के बराबर होता है। ठीक है, और फिर क्या है कि बाह्य बल लगाने पर ठोस जो है अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे आपका बताया गया है ठोस अवस्था के बारे में कि ठोस अवस्था के क्या क्या गुण होते हैं। तो यहाँ देखिए ठोस जो भी चीज़ होगा उसका आकार निश्चित होगा, सीमाएं उसकी स्पष्ट होंगी और आयतन उसका निश्चित होगा और उसमें संपीड्यता नहीं होगी। और अगर हम लोग उस पर ज़्यादा बल लगाएंगे, बाह्य बल लगाएंगे अगर, तो वो क्या होगा, टूट सकता है लेकिन वो अपने आकार को नहीं बदलेगा। ठीक है, जैसे आप लकड़ी का कुछ सामान ले लीजिए या प्लास्टिक का कुछ ले लीजिए, ये सब क्या कहलाएंगे, ठोस के उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि इनका आकार निश्चित होता है, इनको कहीं भी रखिए इनका आकार चेंज नहीं होगा। ठीक है, और अगर हम लोग इस पर ज़्यादा बल लगाएंगे तो भी ये अपना आकार नहीं बदलता है, भले ये टूट जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जिसमें होंगी वो क्या कहलाएंगी, ठोस कहलाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे सोचिए कि जो रबर बैंड है, हमने आपको बताया कि जो ठोस होगा उस पर जो संपीड्यता का गुण है वो नहीं होता है। ठीक है, यानी कि उसको बाह्य बल लगाने के बाद भी उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अगर मान लीजिए एक रबड़ का बैंड है, उसको अगर हम लोग खींचते हैं तो क्या होता है, उसका आकार तो बदल जाता है, वो तो लंबा हो जाता है, होता है ना। तो हम लोग रबर बैंड को किस कैटेगरी में रखेंगे, क्या इसको हम लोग ठोस कहेंगे या फिर नहीं कहेंगे। ठीक है, आप लोग को कुछ समय दे रही हूँ, सोचिए। देखिए यहाँ पे और फिर एक और है कि देखिए आप विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों का आकार ले लेते हैं, तो क्या ये ठोस है,
चीनी या नमक जो है, अगर हम लोग इसको ग्लास में रखेंगे तो ये ग्लास का आकार ले लेगा, और अगर थाली में रखेंगे तो ये फैल जाएगा। मतलब जिस बर्तन में रखेंगे ये उसी का आकार ले लेता है। तो इसको क्या कहेंगे, अब हम लोग क्या इसको ठोस कहेंगे। उसके बाद देखिए स्पंज क्या है। देखिए स्पंज जो है, हम लोग को पता है स्पंज जो होता है उसको दबाने से वो अपना आकार बदल देता है, ठीक है। यानी यहाँ पे एक तरह से सोचिए वो संपीड़ित हो रहा है। तो अब हम लोग स्पंज को क्या कहेंगे, क्या वो ठोस है। तो देखिए यहाँ पे पहला के लिए दिया गया है कि बाह्य बल लगाने जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है, ठीक है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ठोस है, ठीक है। ये ठोस कहलाएगा। रबर का बैंड जो है ये भी ठोस है, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसमें बहुत ज़्यादा बल लगाते हैं तो उसके बाद वो जो है वो अपना उसका लिमिट है, वो लिमिट तक ही अपना आकार को बदलता है। लेकिन अगर हम लोग उसमें ज़्यादा बल लगाएंगे तो क्या होगा, रबर टूट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, ठोस है, ठीक है। उसके बाद हमने आपको यहाँ पे चीनी और नमक का एग्जाम्पल दिया था कि चीनी या नमक जो है जिस बर्तन में रखते हैं तो ये उसी का आकार ले लेता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे या नहीं कहेंगे। तो देखिए चीनी या नमक जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जब होता है तभी वो आकार लेता है। लेकिन जो उसके क्रिस्टल है, अगर आप एक चीनी का टुकड़ा उठाइएगा तो देखिएगा कि उसका आकार जो है वो नहीं बदलता है, ठीक है। उसका जो क्रिस्टल है एक चीनी का, वो उसका आकार में कोई चेंज नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग इसको ठोस के ही कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्पंज का उदाहरण था। तो देखिए स्पंज में जो होता है वो बहुत छोटा छोटा छेद होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि वायु घुसा हुआ रहता है। तो जब हम लोग इसको दबाते हैं तो छेद से वायु निकल जाती है और ये दब जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसका संपीड़न संभव होता है। तो इसलिए भी हम लोग इसको जो है ठोस अवस्था में ही रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग द्रव अवस्था के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि द्रव क्या है। देखिए यहाँ पे ठोस हम लोग जान चुके हैं, अब देखिए द्रव जानेंगे हम लोग। देखिए द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है, ठीक है। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव का उदाहरण क्या है, तो पानी हो गया, तेल हो गया, दूध हो गया, ये सब क्या है, द्रव है, ठीक है। तो देखिए पानी का क्या होता है कि जिस बर्तन में हम लोग रखते हैं ये उसी का आकार ले लेता है। अगर ग्लास में रखे तो ये ग्लास के शेप का हो जाएगा, कटोरा में रखिए तो ये कटोरा के शेप का हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसका कुछ भी आकार निश्चित नहीं होता है। लेकिन जो है आयतन, इसका मतलब कि ये कितना स्थान घेरेगा, ये उसका निश्चित होता है, ठीक है। मतलब अगर 1 लीटर पानी है तो वो यहाँ पे जितना स्थान कवर कर रहा है, अगर उसको किसी दूसरे बर्तन में रख दीजिएगा तो भी वो 1 लीटर ही पानी है तो वो उतना ही स्थान घेरेगा, ठीक है। तो इसलिए उसका आयतन जो है वो निश्चित होता है। आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसके बाद वही बात बताया गया यहाँ पे कि जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए ये उसी का आकार ले लेते हैं, ठीक है। द्रवों में बहाव होता है, ठीक है, और इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं, ठीक है। बहाव होता है और आकार बदलता है, इसलिए ये तरल कहलाते हैं, ये दृढ़ नहीं कहलाते हैं, ठीक है। देखिए ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ठोस और द्रव का विसरण, विसरण मतलब घुलना, दो चीजों का एक साथ घुल जाना, ठीक है, वही विसरण था। तो देखिए ठोस और द्रव जो है वो द्रवों में विसरण संभव है। मतलब द्रव में ठोस भी घुल जाती है और द्रव भी घुल जाती है। जैसे देखिए ठोस का उदाहरण हम लोग चीनी या नमक अभी लिए थे हम लोग, कि चीनी या नमक जो ठोस था और उसको हम लोग जब जल में मिलाए थे तो वो पूरी तरह घुल गया था। तो ठोस यानी कि जल में घुल जाता है। और द्रव जैसे कि अगर हम लोग दूध ले लेते हैं, ठीक है, दूध और पानी को मिलाते हैं तो वो भी एक दूसरे में घुल जाता है। तो यानी कि ठोस और द्रव दोनों द्रव में घुल जाता है। अब तीसरा बच गया गैस। क्या गैस भी जल में घुलता है? देखिए हम लोगों को पता है कि जितना भी पृथ्वी पर जीव हैं, जीव जंतु हैं, जो भी हैं, सबको श्वास लेना ज़रूरी है, ठीक है। बिना श्वास लिए कोई भी जिंदा नहीं रह सकता है, ठीक है। तो अब आप सोचिए कि जो मछली वगैरह है या जलीय जंतु है जो कि जल में रहते हैं, तो वो लोग कहाँ से सांस लेते हैं? जल के अंदर वो लोग सांस कैसे लेते हैं? क्या वो लोग बिना सांस लिए रहते हैं? देखिए तो बिना सांस लिए कोई भी नहीं रह सकता है, ठीक है। वो लोग भी सांस लेते हैं। तो कैसे लेते हैं? देखिए जल में जो है वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा घुली हुई होती है और वो लोग वहीं से ऑक्सीजन गैस प्राप्त कर लेते हैं और इस तरह वो लोग पानी में ही श्वसन करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए पानी में क्या घुला हुआ था? ऑक्सीजन घुला हुआ था, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या है? एक गैस है। इसका मतलब जो है द्रव में गैस भी घुलनशील है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि द्रव में
ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है, ठीक है। यानी द्रव में हम लोग ठोस को भी मिला सकते हैं, वो भी घुल जाएगा, द्रव मिलाएंगे वो भी घुल जाएगा, और गैस मिलाएंगे तो वो भी घुल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन देखिए ठोसों की अपेक्षा द्रवों से विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रवों के कण में रिक्त स्थान भी अधिक होता है, ठीक है। देखिए मैंने तो यह बताया आप लोगों को कि जितने भी पदार्थ हैं उनके कणों के बीच में स्पेस होता है, ठीक है। लेकिन देखिए जो ठोस जो होती है उसका जो कण के बीच में स्पेस होगा वो द्रव की अपेक्षा कम होता है, ठीक है। अगर एक ठोस का कण हम लोग देखते हैं तो यहाँ देखिए, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल सटा सटा होता है, ठीक है, एकदम इस तरह पूरा बारीक बारीक से सटा हुआ रहेगा, ठीक है। तो इसके बीच स्पेस बहुत कम होता है। लेकिन अगर वहीं हम लोग गैस द्रव का एग्जाम्पल लेंगे तो एक कण यहाँ है तो दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा। इस तरह में क्या होता है कि जो ठोस के कण है, जो ये सब स्पेस जो खाली रहा यहाँ आकर के ये घुस जाते हैं, ठीक है, और इस तरह से वो घुलनशील कहलाते हैं, घुल जाते हैं उसमें, ठीक है। तो ठोस की तुलना में द्रव में जो होता है कण के बीच में जगह ज़्यादा होती है, ठीक है। और फिर द्रव की तुलना में गैस में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। गैस में कणों के बीच में स्पेस सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद द्रव में सबसे ज़्यादा है, फिर सबसे लास्ट में आपका ठोस में हो गया। यानी ठोस में सबसे कम होता है, उसके बाद द्रव है बीच में, और सबसे ज़्यादा होता है वो गैस में होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे गैसीय अवस्था है। गैस किसे कहेंगे, देखिए ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता काफ़ी अधिक होती है, ठीक है। यानी हम लोग उसको संपीडित कर सकते हैं, ठीक है। हमारे घर में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, जिसको एलपीजी भी कहा जाता है, ठीक है, या अस्पताल में जैसे कि ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है, तो वो सब में क्या होता है कि गैसों को जो है संपीडित करके, मतलब एकदम ठूस ठूस करके भर दिया जाता है, ठीक है। तो उसमें संपीड्यता का गुण बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर छोटा बर्तन में भी बहुत ज़्यादा गैस का मात्रा अट जाता है, ठीक है, उसमें क्योंकि संपीड्यता का गुण है, ठीक है। देखिए आजकल वाहनों में भी ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी का उपयोग होता है, ठीक है। संपीड़ितता काफी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ है, आप लोग देखिए, आप लोग कभी कभी होता है अपने घर में क्या कि आप लोग जैसे कि अपने बेडरूम में कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, खेल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है, और मम्मी क्या होता है किचन में कुछ बना रही होती है, ठीक है। तो आप लोगों को बेडरूम तक ही स्मेल आ जाता है कि अरे वाह कुछ तो बहुत टेस्टी बन रहा है, ठीक है, और आप लोग खिंचे हुए किचन की तरफ चले जाते हैं। ऐसे तो आप लोग जाते नहीं होंगे, ठीक है, इसी कंडीशन में आप लोग जाते होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि देखिए आपका जो आप बेडरूम में बैठे हुए थे, लेकिन आपको पता चल गया कि मम्मी कुछ मतलब कि बहुत टेस्टी बना रही है, ठीक है। कैसे पता चला आपको? क्योंकि आपको स्मेल आया। तो वो स्मेल आपको आया कैसे, कहाँ से आया वो स्मेल, कैसे पहुंचा आप तक, जबकि आप तो अभी तक किचन में गए भी नहीं हैं। तो देखिए होता क्या है कि देखिए रसोई में प्रवेश किए बिना ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है, ठीक है। कैसे? तो ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है? देखिए खाने की गंध के कण जो है वो वायु में मिल जाते हैं और रसोई घर से फैलकर मतलब आसपास फैल जाती है, ठीक है, और तब सबको महक आ जाता है कि नहीं कुछ तो बन रहा है, बहुत टेस्टी है ना। तो यह गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक कंडीशन और होता है कि देखिएगा आप लोग गर्म खाना रहेगा तो बहुत दूर तक स्मेल आ जाता है कि हाँ कुछ महक रहा है, लेकिन वहीं अगर वो खाना ठंडा रहता है तो उसका महक आपको नहीं आता है, उसका स्मेल लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये अब क्यों होता है? तो देखिए जब गर्म खाना होगा तो गर्म खाना है मतलब उससे भाप उठ रहा है, अगर वो खाना गर्म है मतलब उससे भाप उठ रहा है, भाप मतलब गैस, ठीक है। और हम लोगों को पता है कि गैस के जो कण होते हैं उनकी जो गतिज ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जैसे उसमें भाप मतलब कि गैस उठ रहा है तो उसका कण का जो गंध का जो कण है उसका क्या होगा, गतिज ऊर्जा ज़्यादा होता है, तो वो आराम से इधर उधर बहुत दूर तक फैल जाता है, जिसके कारण बहुत दूर तक स्मेल आता है। और वहीं जहाँ खाना ठंडा रहेगा तो उसमें से देखिए कोई भाप तो उठता नहीं है, कोई गैस नहीं है वहाँ पे, तो उसका गतिज ऊर्जा कहाँ करेगा अणु आपका उसमें, ठीक है। तो इसीलिए आपका ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि गर्म खाने की महक दूर तक पहुंच जाती है जबकि ठंडे खाने की महक नहीं पहुंचती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए ऐसा इसीलिए होता है, ठीक है, सब में गैस का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, देखिए गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एक बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है, ठीक है।
अब उसके बाद देखिए अगला टॉपिक है